हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जेएनवी क्लास 11 के भी जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। और टॉप 20 क्वेश्चन में हम लोग हर चैप्टर से रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे। आपका जो चैप्टर है, चाहे वो आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर से रिलेटेड हो, या फिर आपका पेरीमीटर एरिया हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो, प्रोबेबिलिटी हो, मोड, मीन, मीडियन हो, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिक्स करके मिलेंगे। और कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस में आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, आगे वाले टॉप 20 क्वेश्चन फिर से आपके चैप्टर्स मिलते रहेंगे। मतलब सारा जो सिलेबस से निकाल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो आपको टॉप 20 क्वेश्चन मैथ्स के प्रॉपर मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा? तो चलिएगा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? एक-एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है? चलिए। तो कह रहा है रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब भी आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और उसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल एक मैं जनरल तरीका बता देता हूँ, चाहे कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया हो प्लस माइनस में। अगर आपके पास एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करोगे? इन दोनों नंबर को जोड़ के क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। अगर वो कहे कि ए और बी के बीच में आप दो रेशनल नंबर बताओ, तो आप बोलोगे ए और बी के बीच में एक आगे a + b/2, यानी अब आपके पास नंबर हो गए 3, a + b/2 और ये हो गया b। फिर आप इन दोनों के बीच में इन दोनों का सम करोगे, भाई इन दोनों का सम करके फिर से हाफ कर दोगे, इन दोनों का सम करके फिर से हाफ कर दोगे। तो आपके ए और बी के बीच में कितने नंबर आ जाएँगे? 1, 2, 3, 3 नंबर आ जाएँगे बीच में। इसी तरीके जितने नंबर आपसे पूछेगा उतने नंबर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? 3/5 एंड 4/5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3/5 + 4/5/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 5 और ये हो जाएगा 3 + 4 और 2 आ जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? 4, 3, 7/5 लगा सकते हैं, बट वो गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है। वो गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, द पैरामीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 242 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ फील्ड। तो देखो, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड यानी आपको किसी भी सर्कुलर फील्ड का पैरामीटर दे रखा है। और पैरामीटर क्या होता है? 2πr होता है। वो आपको दे रखा है 242 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमेशा जनरली हम लोग 22/7 यूज करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, जो भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है, चाहे 22/7 हो, 3.14 हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे। अगर गिवन नहीं है तो 22/7 लेके चलोगे। ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर आप 11 से काटो, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो R बराबर हो जाएगा 11 × 7/2, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 77/2। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड मतलब आपको एक्चुअल में क्या निकालना है? आपको सर्कुलर एरिया निकालना है। और सर्कुलर एरिया क्या होता है फॉर्मूला? तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एक्स्ट्रा कंफ्यूजन नहीं। आर स्क्वायर यानी रेडियस कितना है? 77/2 मल्टीप्लाई 77/2। ठीक है। 7 से काटोगे, ये आ गया 11। 2 से काटा, ये आपका आ गया 11। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121 गुणा 77/2। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 847। और ये भी आपका हो जाएगा 847। 7 7 4 11 का 1 कैरी 1, 8 4 12 13 का 3 हाथ से लगा 1, 8 1 9। तो ये आपका आ गया 93। ये आपकी वैल्यू आ गई 9317/2। ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 चौक 8 बचा 1 13, 2 छंग 12 बचा 1 11, 2 पंजे 10 बचा 1 17, 2 अट्ठे 16 बचा 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। तो 4658.5 सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका प्रॉपर आंसर हो गया। जो बच्चे जेएनवी क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं सर मेरा बेस बहुत वीक है, मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। जो बच्चे टफ से टफ भी देखना चाहते हैं, वो भी उन्हें हर तरह के टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, उनको भी आपका आंसर क्वेश्चन और पूरा फॉर्मेट यानी बिल्कुल बेसिक हर फॉर्मूला लिखा हुआ भी उन्हें प्रॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। यानी के की किस वैल्यू के लिए जो -4 है वो आपका जीरो है। तो आपको पता है -4 जो आपका जीरो है, वो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जीरो आपका शून्यक होगा। ठीक है। तो अब जीरो इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा?
-4 पुट करना पड़ेगा। यानी आपको अगर ये पॉलिनोमियल आप देख रहे हो तो आप ये कहोगे कि p-4 जो है हमारा क्या होगा? 0 होगा। कि भैया 0 का मतलब क्या है कि उसको आप जब अपने पॉलिनोमियल में रखो तो उसका पूरा रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो p की वैल्यू -4 यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है? -4 पुट करना है। तो करिए भैया। ये आपका दिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू आप क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। इक्वल टू आप क्या कर दोगे? इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। ठीक है, तो x की जगह आ गया -4 का स्क्वायर माइनस -4 2k प्लस 2 को ले जाओ उधर। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा प्लस का 4 2k प्लस 2, तो 16 4 20 माइनस 2 बराबर 2k, तो 2k बराबर हो गया 20 में से 2 गया 18, 2 से काटा 2 नेम 18, k बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आपका यहाँ पे जो टर्म है बोला कि c नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे, इफ द जीरोस ऑफ द जीरो कह लो या रूट्स कह लो, वो आपके इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल कैसे आएंगे? इक्वल तभी आएंगे आपके बेटा जब क्या होगा आपका, जब a और c का सेम साइन होना चाहिए। ए और सी का जो है सेम साइन होना चाहिए। अगर साइन चेंज होगा तो फिर एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप इसी को सॉल्व करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल में, हाँ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ले लो। पॉलिनोमियल ले लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो एक्स कॉमन लोगे हो जाएगा एक्स प्लस 3, इस पे 2 कॉमन लोगे हो जाएगा x प्लस 3। एक अभी मैं एक सिर्फ साइन के अकॉर्डिंग बात बता रहा हूँ, आप वैल्यू लेके मत चल लेना कि सर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, चलो वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, या मैं कह दूं आपसे, मैं आपसे ये कह दूं, ये मैं फिर बता रहा हूँ सिर्फ साइन के लेके बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ वैल्यू को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, मैं सिर्फ साइन की लेके बात कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पे एक्स बराबर -3, यहाँ पे एक्स बराबर -2, मतलब दोनों में माइनस माइनस साइन है, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 लेते हो तो आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो ए और सी इनका जो साइन है वो हमें मेन चीज हमें बताना है। ठीक है, तो आप बोलोगे ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, यानी आप बोलोगे सी एंड ए हैव द सेम साइन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन y बराबर 0 एंड y बराबर -7 हैज, क्या सॉल्यूशन होगा? तो मैंने आपको 3 केस बताए थे। 3 केस बेटा हम लोगों ने बात करी थी, केस 1, केस 2, ठीक है, और केस 3। अगर आपकी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपका यूनिक सॉल्यूशन बनता है। तो आपका बेटा यूनिक सॉल्यूशन बनता है और उसका जो कंडीशन होती है, स्टेटमेंट के साथ जो कंडीशन आती है वो इस तरीके से होती है। 2 लाइनें जो आपकी दी गई होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो उसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, किसमें? यूनिक सॉल्यूशन वाले में। दूसरा केस होता है कि जो आपकी लाइन है L1 और उसी पे लाइन आपकी L2 क्या कर रही है? कॉइंसाइड कर रही है। तो आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो उसे आप बोलोगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब अगर हम केस 3 की बात करें तो केस 3 में क्या होगा कि आपकी लाइन जो होती है पैरेलल होती है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और उस केस में जो आपकी कंडीशन होती है वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके बिहाफ पे, तो देखो यहाँ पे a1 x भी 0 है, a भी 0 है, तो हम a1 अपॉन a2 को क्या देखेंगे कि भैया a1 0 है, a2 भी नहीं है। ठीक है, a2 भी 0 हटाओ। b1 अपॉन b2 में देखोगे तो b1 बाई का भी 1 है और यहाँ भी बाई का 1 है। c1 अपॉन c2 देखोगे तो c1 अपॉन c2 में या तो इसको इधर ले आओ या फिर अगर उधर ही है, अगर c1 प्लस c2 करोगे, मान लो ये 0 है, 0 को इधर ले आओगे 0 रहेगा, इधर ले आओगे -7 को प्लस का 7 हो जाएगा, तो 0/7 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना, तो देखो आप ध्यान समझना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 तो हमें नहीं गिवन है भाई, a1 अपॉन a2 में नहीं गिवन है तो हम अभी a1 अपॉन a2 की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, सुनना मेरी बात, कि सर अगर हमारा b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 जो दिया गया है a1x प्लस b1 बाई से अगर हम लोग बात करें, तो आप बोलोगे कि सर देखो b1 बाई प्लस c1, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? आपके इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है
तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन वाली। अगर आप इसे ग्राफ से देखना चाहते हो, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर 0 है, तो आपको पता है कि y बराबर 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है, क्लियर है। दूसरा y बराबर -7, तो y बराबर -7, तो यानी y की वैल्यू -7, जहां भी ये -7 है, तो इसका मतलब y बराबर -7, दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइन हो गई। तो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a एंड y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस विच आर। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे सर ये मेरा होता है x का पॉजिटिव एक्सिस, ये होता है y का पॉजिटिव, ये नीचे y का निगेटिव और ये होता है x का निगेटिव। तो मैं कहूंगा भैया 1 2, ये 1 2, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,2। ऐसे ही अगर, और उसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये डिस्टेंस 2 हो गई और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब अगर मुझे x बराबर a और y बराबर b दिया गया, भैया ये o है मूल बिंदु, यानी आप कहोगे ओरिजिन 0,0। तो अगर मुझे ये x डिस्टेंस जो है ये a दी गई है और ये y डिस्टेंस क्या दी गई है, b दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइन बनाओगे, जो भी आप, वो आपकी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वो आपके a, b पे इंटरसेक्ट करेगी। तो आपका क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग एट a, b। जैसे मैंने ये बनाया ना 2,2, एक तरह से यही तो हुआ भाई, x बराबर a आप ड्रॉ कर रहे हो इस तरीके से, y बराबर b ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, a, b इंटरसेक्टिंग पे दो लाइन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो सिंपल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, देखो समझो, ध्यान से समझो। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे, यानी आपके पास ऐसे दो आप फैक्टर करोगे कि उनका प्रोडक्ट 10 है, प्लस का साइन है, तो उनका प्लस जो सम है वो कितना है, 7 है। तो देखो 10 के लिए 10 वन सा 10 हो सकता है, लेकिन सम क्या होगा, 11 होगा उसका। यहाँ में सम चाहिए 7, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10 और 5 और 2 का सम क्या होगा, 7। तो इसको फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 5 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक्स प्लस 5 एक बार कॉमन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे बेटा, एक्स प्लस 2 को। अब एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 से आपका x इक्वल टू क्या हो गया, -5। x प्लस 2 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू क्या हो गया आपका, -2। तो -5 और -2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो अल्फा और बीटा मेरे रूट्स हैं, तो मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो वो होता है माइनस बी वाई ए, यानी माइनस का 1/1, बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होंगे, अगर बेटा मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होंगे, तो क्या होगा, सी बाई ए, सी यानी कांस्टेंट 1 और 1 क्या होगा हमारा, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू आ गई -1 और ये आ गया 1। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो कहेंगे सर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा तो आता ही नहीं है, वो तो कहीं नहीं हमारी स्टेटमेंट, कहीं हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है कोफिशिएंट और उनके क्या कहते हैं जीरो का या फिर उनके रूट्स का। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सॉल्व करूं, मैं एलसीएम लूं अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 मतलब 1 हो जाएगी, तो ये आपका पूरा आ जाएगा -1। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, ये है 1। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा p-1 p+3 3p-1 इन AP, देन p इज इक्वल टू, ये AP में। अब ये AP में तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे ये टर्म A B C D AP में है, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर अगले वाले का क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो p+3 माइनस p-1 किसके इक्वल होगा, सर थर्ड माइनस सेकंड, 3p-1 माइनस p+3। ठीक है, सॉल्व करो, p+3 माइनस p माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3p-1 माइनस p और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, p से p कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, 3p में से p गया 2p और ये हो गया माइनस का 4, 4 इधर जाएगा तो 4 + 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू 2p, 2 से 8 को कट किया तो p बराबर आ गया 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स। तो एक बॉक्स है, उसमें 6 मार्बल है, 1 2 3 4 5 6। नंबर लिखना चाहो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विथ नंबर 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। लो मैंने नंबर मार्क करा, क्वेश्चन में भी नंबर मार्क हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 नंबर का मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉन्सेप्ट है आपका क्या, सिंपल फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब दो निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें सबसे पहले फेवरेबल आउटकम क्या है कि भाई दो कितनी बार आ सकता है फेवरेबल। तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक बार दो आ सकता है, अपॉन टोटल कितनी बार, मतलब आप कोई वैल्यू निकालोगे, दो तो एक बार आएगा, बाकी टोटल जो आपके टोटल जो आपके आउटकम्स वो कितने, तो आप बोलोगे 6। तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक आपके 10 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो ध्यान से। द पॉइंट ए 0, -2, बी 3, 1, सी 0, 4 एंड डी -3, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ। ये आपके किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए गए, क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं तो 4 वर्टिसेस किसके होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के ही होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता है कि ये किसके वर्टिकल है, मतलब किसके वर्टिसेस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक जनरल ऐसे करके कोई क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया। अभी हम बाद में इसको डिफाइन करेंगे कौन है ये। 0, -2 है ए, बी हमारा दिया है 3, 1, ठीक है, सी हमारा दिया है 0, 4 और डी हमारा दिया है -3, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक सेक्शन फॉर्मूला है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो लास्ट लेक्चर मैंने कराया था इसका टॉप 20 क्वेश्चन का, उसमें डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था और सेक्शन का भी था। इसमें डिस्टेंस के साथ आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि दो आपके जो कोऑर्डिनेट, दो जो आपके पॉइंट दिए, ठीक है, अब इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है एडी की या फिर सीडी की या फिर बीसी की या फिर एबी की। तो उसको कैसे निकालोगे, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो अगर हम इनको मान लें x1/1 और इसको मान लें x2/2, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, यानी एबी की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो एबी कैसे निकालोगे, तो आप बोलो उसका तो फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा अब हमने जो वैल्यू मानी है उस हिसाब से हम पुट करें ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए। x2 कितना है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1। y1 भी ऑलरेडी माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 एक 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका आ गया √18। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC। अब बार-बार आपको x1/1 x2/2 नहीं लिखना है, वो मैंने बस एक निकालने के लिए आपको समझा दिया। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो BC अंडर रूट x2 - x1, मतलब आपको 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये भी आपका आ गया √18। क्या आ गया बेटा, √18। ठीक है, ए बी आ गया, BC आ गया। अब आते हैं CD पे। CD बराबर करेंगे अंडर रूट में 0 - 3 यानी 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आपका कितना आ गया, √18 आ गया। ठीक है, उसके बाद CD के बाद हम निकालेंगे DA की वैल्यू। तो DA भी अंडर रूट -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में 18 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर दिख गई कि भैया ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों लेंथ बराबर है। और आपको पता है चारों लेंथ किसमें बराबर होती है, रेक्टेंगल में बराबर नहीं होती है और पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होती है। तो या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। अगर सिर्फ रोम्बस दिया होता, इसमें स्क्वायर नहीं दिया होता, ट्रेपेजियम दिया होता, सिर्फ हमारे पास मतलब चारों इक्वल साइड का सिर्फ एक ऑप्शन होता है स्क्वायर रोम्बस, तो हम उस पर टिक कर देते। बट अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, स्क्वायर भी है रोम्बस भी है, तो किसको टिक करें, तो हमें फिर डायगोनल भी निकालना पड़ेगा।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, AC और BD निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल की जो प्रॉपर्टी है, इक्वल डायगोनल स्क्वायर में होते हैं और अनइक्वल डायगोनल रोम्बस में है, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दो हमें दिए गए, ठीक है। तो हम AC निकालते हैं, तो AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36, और 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे BD, BD क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 0, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब डायगोनल हमारे क्या आ रहे हैं भैया, हमारे डायगोनल भी क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं। तो डायगोनल इक्वल किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो जाए। वरना जल्दबाजी में गलती बच्चे रोम्बस पे या स्क्वायर में से किसी एक पे कर सकते हैं, जब तक हम उन्हें क्लियर नहीं, अगर ये हमारी डिस्टेंस अलग अलग आती डायगोनल की, तो हम फिर रोम्बस को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, ये ट्रायंगल सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल के आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि जो सिमिलर ट्रायंगल है उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमें यहाँ पे एक रेशियो इक्वल दिया है BC अपॉन QR, ये वाला और इसका, BC अपॉन QR बराबर 1/3, और आपसे कह रहा है एरिया निकालना है, आपको दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR आपको निकालना है उनका रेशियो। तो वो रेशियो आपका होता है सीधे सीधे जो भी आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आ रहे हैं उनका होल स्क्वायर। जैसे अब आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपका BC अपॉन QR है, BC अपॉन QR है, तो इसका जो रेशियो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, 1/3 का होल स्क्वायर, तो वो आपका आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, उसमें एंगल्स दिए गए थे और साइड दी गई थी, हमें सही स्ट्रक्चर लिख के दिखाना था कि ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर होगा, PQR के, QRP के, RPQ के, इस तरीके से। यहां तक क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूं, यहां तक क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन इट्स एरिया। तो मैंने आपको बताया जब आपके ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, आपको एरिया निकालना है, तो इसका मतलब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, और 3 कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, जिसको हम अगर हम बात करें हम अगर एरिया की, तो वो एरिया का हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/2 मॉड में, 1/2 मॉड में x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2, ये हमने जो पढ़ रखा है उसको हमें यूज करना है। तो यहाँ पे सब देखो आप, ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है, तो वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, एरिया बराबर 1/2। देखो मॉड में इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव में आता नहीं, इसलिए हमने पहले ही मॉड लगा दिया कि बाई चांस कोई निगेटिव वैल्यू कैलकुलेशन में आएगी तो उसे आप प्लस कर दोगे, ठीक है। चल x1 कितना हो गया 3, ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3, तो -2 + 1 प्लस x2 कितना है 4, बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 माइनस 1 बाई 1 माइनस का 8 प्लस x3 5 बाई 1 माइनस बाई 2 यानी 8 माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट, ये -1 तो ये हो गया माइनस का 3, ये 8 और 1 9, 9 चौक 36, तो माइनस का 36 प्लस 8 2 10 पंजे 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 1/2 माइनस का 39 प्लस 50, तो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11/2, तो 11/2 क्या हो जाएगा 5.5, और 5.5 यूनिट्स है, तो 5.5 आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5.5 यूनिट स्क्वायर या फिर 5.5 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P
अच्छा भैया देखें कुछ है अपने पास ऐसा? अच्छा अपने पास राइट एंगल नहीं बन रहा है ये। कोई नहीं, हम फिर अपने हिसाब से ही बनाते हैं। क्या कह रहा है, राइट एंगल है ना? ठीक है देखो, ये है ट्रायंगल OPQ एंड राइट एंगल है P पे। तो यानी अगर ये O है, ये P है और ये Q है, तो राइट एंगल P पे है, यानी ये आपका 90 डिग्री है। OP दिया है 7, यानी ये जो डिस्टेंस है आपको दे रखी 7, और OQ माइनस PQ बराबर 1 दे रखा है, एक मतलब कंडीशन दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q, और हमें साइन Q की वैल्यू निकालनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, लाला सरफी लाल कहो कब आए, हिंदी मीडियम में होता है। सारे आपके एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट सेक कॉसिक, ये कॉस है, ठीक है, ये साइन, ये टेन है, ठीक। तो साइन मतलब लंब बटे का, लंब बटे आधार टेन। और इंग्लिश मीडियम के लिए आपका ये होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो, ठीक। अब हमें साइन क्यू निकालना है। तो अगर मुझे साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर साइन क्यू बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर कितना है 7, और हाइपोटेनियस कितना है OQ, कितना है OQ वो हमारे पास है नहीं, तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, OQ बराबर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 1 + PQ, ठीक है, 1 + PQ कर लेंगे। और अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगी, देखो ध्यान से। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगी, पाइथागोरस थ्योरम में जो आपका ये 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनियस है OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर, और बेस है हमारा PQ का स्क्वायर। OQ की जगह हम रखेंगे 1 + PQ, OQ की जगह रखेंगे 1 + PQ का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + PQ स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + PQ का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का 1, ये PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2PQ बराबर 49 + PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2PQ बराबर क्या हो जाएगा, 49 - 1 = 48। 2 से 48 को काटोगे तो PQ आपका आ जाएगा 24, यानी 24। अब एक बात सुनो, आप आपका PQ ये आ गया 24, तो यहाँ पे PQ पुट करोगे 24, तो ये कितना आ जाएगा OQ 25, यानी ये आ गया 25। और हमें अब हमारा OQ बच रहा था, तो ये 7 और OQ हमारा 25 आ गया, तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इजी है, बट उसके पीछे हमें उसको फाइंड आउट करने के लिए किस किस स्टेप से गुजरना है, क्या क्या स्टेप सीखने हैं, वो ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, A point P is 26 centimeter away from the center of a circle and the length of the tangent drawn P to the circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, समझना ध्यान से आप लोग। यहाँ पे आपका एक सर्किल है, यहाँ पे आपका एक सर्किल है, ठीक है। और इस सर्किल पे क्या हो रहा है, इस सर्किल पे क्या हो रहा है, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, ठीक है। अब इस सर्किल पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ये आपकी मान लो रेडियस है, ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेंटर से कोई डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, और यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, ओ सॉरी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। थोड़ा सा ऊपर हल्का सा ले लेते हैं इसे इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसे हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता है, आप लोगों ने थ्योरम भी पढ़ी होगी कि जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो टेंजेंट और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है।
तो आपको रेडियस निकालनी है ये। अगर हम इसे एक ट्रायंगल बना लें, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया मान लो बी। एंगल ओ क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। क्लियर है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये 26 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन पी टू द सर्किल वो क्या है, 24। टेंजेंट जो है वो 24 है। मैंने पॉइंट पी, ये एक ही जगह जो एक्चुअल में यहाँ पे बोला गया है, इनने पी बोल दिया गया है इसे कि भैया पी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हमें रेडियस निकालनी तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस के थ्रू इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 26 का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 24 का स्क्वायर, ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 100 बराबर 10। तो बेस आपका आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर डायग्राम के साथ एक एक चीज को समझते हुए कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, कैसे वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है। देखना ध्यान से, ये देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा ये आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो यहां बनता है, वो कितना दिया है आपका 60 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो 20 मीटर क्या है आपका अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और आपको हाइट निकालनी है टावर की। ये हो गया आपका एच, यानी आपको हाइट निकालनी है टावर की। तो सिंपल आपको मैंने भी बताया कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, तो ये तो हमारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जहां जहां 90 डिग्री एंगल है वहां हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, वहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके रेशियो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। अब हमें 1060 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 1060 के अकॉर्डिंग ये वाला जो हाइट है ये हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और ये हमारा बेस हो रहा है 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनियस। तो हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, तो आप बोलोगे 10 का, क्योंकि 1060 बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है एच और बेस है 20। तो एच बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1060 की वैल्यू √3, 20 √3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये अलग अलग चीजें क्वेश्चन की, डायरेक्ट भी वैल्यू पूछ सकता है 20 √3 की वैल्यू दे देगा तो डेसिमल में वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द हाइट ऑफ अ टावर इज 10 मीटर। चलो भाई, हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ अ टावर इज 10 मीटर, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन सन's एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। ओके, देखो हाइट ऑफ अ टावर आपकी ये दे रखी है 10 मीटर जो है, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपसे सन's एल्टीट्यूड एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो आपसे ये डिस्टेंस जो है ग्राउंड पे यानी शैडो, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें ट्रायंगल ए बी सी ले, क्या बोले अगर हम ध्यान से कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, और हम इसमें 1045 का यूज करें। 1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 10 और बेस क्या है उसकी शैडो, शैडो यानी बीसी है, शैडो क्या है बीसी है, ठीक है। 1045 1 इक्वल टू 10 अपॉन बीसी, तो बीसी क्या आ जाएगी जो शैडो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो भी आपकी लेंथ दी गई होगी। 10 मीटर है तो मीटर में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 मीटर दे रखा था ना तो मीटर में आएगा आंसर। जब भी आपको इधर हाइट दे रखी हो
बेस निकालनी हो, बेस वाली हाइट, और 1045 हो तो समझ लो इक्वल, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होगी, तो जब ये 1 हो गया तो फिर आपस में ये इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर इज। अच्छा, हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, अब देखो इसको ऐसे ही बना देते हैं, समझो। हाइट ऑफ वर्टिकल टावर आप निकालोगे, एंगल दिया है 60 डिग्री और ये शैडो दे रखी है आपकी 30 मीटर। तो अब आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर मेरा तो वही फॉर्मूला है, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइट मुझे निकालनी, बेस दिया है 30 मीटर, तो h बराबर हो जाएगा 30, tan 60 की वैल्यू √3 और वैल्यू दे रखी है 30 किसमें, मीटर में, तो 30 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस लेक्चर में मैं 3 से 4 क्वेश्चन लाया हूं। देखो डायग्राम बनाएंगे, अ टावर सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट फुट्स। इसको तो भैया ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, बहुत जल्दी गायब हो जाता है भैया। देखो यहां तक पहले क्वेश्चन समझो, अ टावर सबटेंडेड एट एंगल 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इज फुट, यानी जिस पे टावर खड़ा हुआ है, तो इस टावर की हाइट हम ले लेते हैं क्या, स्मॉल ए। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो जिस लेवल पे ये टावर है उसी ग्राउंड पे क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है एट ए सेकेंड पॉइंट एच, दूसरा सेकेंड पॉइंट है एच मीटर्स अबव, जो दूसरा पॉइंट है एट अ सेकेंड पॉइंट जो है वो एच मीटर अबव है द फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट ये था, इससे सेकेंड मीटर अबव हमारा क्या है, एक पॉइंट है एच। ठीक है, द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर का डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री है, तो डिप्रेशन कहां से बनता है, ऊपर से बनता है, ये बनेगा। चलो अभी मिटाल दे रहा हूं, फिर बनाता हूं अच्छे से। ये देखो, ये डिप्रेशन बनेगा यहां से ऐसे करके, ये देखो डिप्रेशन में इस तरीके से बनता है, ये आपका एंगल हुआ 60 डिग्री। तो आपको पता है ये लाइनें पैरेलल होती हैं, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी रेड वाले से ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, यानी आपको ए निकालना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर आप नाम देते हो ए बी सी और डी, तो हम क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल बी सी डी लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी लेंगे, और बी सी डी में देखो हमारा 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए और बेस कितना है, सी डी ले लो आप। ठीक है, तो ए बराबर आपका आ जाएगा सी डी, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी एक सेकंड, ये सी डी आ गया, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा ए अपॉन सी डी, यानी यहाँ से सी डी के आगे आपका a√3 आ गया, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इधर ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें पूरा एंगल है 10 60, तो 10 60 के लिए परपेंडिकुलर ये पूरा होगा परपेंडिकुलर, यानी h प्लस ए अपॉन बेस क्या है, सी डी, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h प्लस ए अपॉन सी डी, h प्लस ए बराबर क्या हो गया, √3 सी डी हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो h प्लस ए बराबर √3 सी डी है, तो √3 और सी डी की जगह हम क्या रख देंगे, a√3, तो ये हो जाएगा 3a, ये है h प्लस ए, तो h बराबर हो गया 3a माइनस a बराबर 2a। तो टावर तो हमारा यही था ना भैया, टावर तो हमारा यही था ना, टावर की हाइट तो ए ही है ना, तो हमें ए ही तो निकालनी थी, ए बराबर हो जाएगी स्मॉल h/2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन अ सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से हमारा सर्किल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी रेडियस है आर। अभी कह रहा है कि द टेंजेंट, तो टेंजेंट हम अगर इस पे ड्रॉ करें, तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया फ्रॉम अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये जो है सेंटर से, ये जो पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, और रेडियस दे रखी है 7। तो आपसे कह रहा है कि आप
क्या बताओ? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो एक बात बताओ मुझे, 90 डिग्री के सामने ये तो हाइपोटेनियस आ गया, अगर ए ओ बी, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा? एओ का स्क्वायर, और ये हो गया बीओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब मुझे ए बी निकालना है। एओ कितना है? 25 का स्क्वायर, बीओ कितना है? 7 का स्क्वायर। 625 माइनस 49, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576। तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट 576 यानी 24। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रॉपर डायग्राम के साथ चीजें करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चन वाले लेक्चर।